Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we started with the topic of magnetism and the matter, and we were able to complete half of our lecture in the previous video. Okay? So if you haven't seen that video, please make sure that you watch that video and only after that you move forward with this video. Okay? So without wasting any more time, let's just start with the second half of this chapter, that is the magnetism and matter, and let's just dive into the first topic जो आज हम शुरू करने वाले हैं. ठीक है? So the first topic जो आज हम पढ़ने वाले हैं, the name of the topic is torque on a bar magnet in a magnetic field. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक which we are going to study today is the torque on a bar magnet in a magnetic field. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक लेट्स जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, दिस डायग्राम विल हेल्प अस टू विजुअलाइज द रिजल्ट्स व्हिच वी गोना गेट. ठीक है, सो इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लेट्स जस्ट व्हाट वी गोना डू इज वी गोना प्लेस अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फॉर द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लेट्स जस्ट से the source of magnetic field, let's just say we place the bar magnet in a uniform magnetic field which is acting in this manner. ठीक है, this is how your uniform magnetic field is acting in a region. ठीक है, ये आपके पास एक uniform magnetic field act कर रही है, and let's just say we place a magnet inside this region. ठीक है, हमने क्या किया, एक magnet को इस region के अंदर place किया. a bar magnet is being placed inside this region. ठीक है, और हमने जब इसको place किया, ठीक है, so let's just say this is our north pole of this bar magnet. This is the north pole of this bar magnet, and here we have the south pole of this bar magnet. ठीक है, further we also know that this length is equal to 2L. ठीक है, and we are also aware of the fact that the force that will be acting here will be MB, and here again this will be MB. ये चीजें हमें पहले से पता है. ठीक है, फोर्स ऑन साउथ पोल एंड फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, ये चीजें हमें पहले से ही पता है. ठीक है, एंड लेट्स जस्ट से दिस बार मैग्नेट मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. हियर वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस बार मैग्नेट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव दिस मैग्नेट्स. ओके, तो ये चीजें आपके पास क्लियर हो गई. ठीक है, सो वी आर नॉट गोना प्रोसीड विद द डेरिवेशन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड यू कुछ डेरिवेशंस आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अदर डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वन सच डेरिवेशन जिसकी डेरिवेशन की ऐसे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, सो वी आर डायरेक्टली गोना मूव टू विद द रिजल्ट. ठीक है, तो टॉर्क की जो वैल्यू आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन निकल के आती है, तो टॉर्क कम्स आउट टू बी टॉर्क इज इक्वल टू m वेक्टर cross b vector, and we are already aware of the facts that m vector, capital M vector represents the, क्या रिप्रेजेंट करता है, हम इसको कल भी पढ़ के आए हैं. दिस रिप्रेजेंट्स योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. दिस रिप्रेजेंट्स योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, एंड दिस m इट्स इक्वल टू m क्रॉस 2L. ठीक है, और हमें यहाँ पे ये चीज भी पता है कि दिस स्मॉल m रिप्रेजेंट्स योर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, ये चीज भी हमारे पास क्लियर होगी, एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट b रिप्रेजेंट्स योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये तो हो गया आपके पास जो रिजल्ट आपको निकल के आता. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू MB वेक्टर. ठीक है, along B vector, and the force acting on south pole is equal to MV vector opposite to B vector. This is an additional question जो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक है, एंड दिस रिजल्ट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट बिकॉज दिस रिजल्ट विल हेल्प यू टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस. ओके, ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, बिकॉज टॉर्क इन इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आपके लिए लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी, 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 डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी,
perpendicular. Please remember these things, okay? The direction of the torque will be perpendicular to the plane containing m vector and b vector, and is given by right hand thumb rule. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, एज आई ऑलवेज से, कि अगर आपको राइट हैंड थंब रूल्स वगैरह नहीं आते, प्लीज मेक श्योर यू clearly understand the concept of the vectors. If you have a better understanding of the vectors, आपको किसी भी right hand rule या Fleming's left hand rule, right hand rule की जरूरत नहीं होती. If you have the strong understanding of the vectors, ठीक है. So how we calculate the directions using the vectors, उसके लिए हमने बहुत सारे पिछले वीडियोस में बात की हुई है. So make sure you look at the previous videos, ठीक है. उस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपको पता होनी चाहिए. फर्दर इट इज बीइंग गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, आपको ये भी पता होना चाहिए. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर फाइनल एंड नीट एग्जामिनेशन ऑफ 2025. ठीक है, ये चीज आपके पास क्लियर होगी. ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि when will the value of torque will be maximum, when will the value of torque will be maximum. तो वो मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब साइन थीटा 1 होगा, यानी कि साइन 90 होगा, when the angle between B and M is 90 डिग्री. ठीक है, तब आपके पास वैल्यू जो होती है मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है, और यानी कि अब यहाँ पे हम एक चीज और लिख लेते हैं कि ये जो टॉर्क है m क्रॉस b, इसको मैं लिख सकता हूँ एज टॉर्क इज इक्वल टू एम बी ऑफ साइन थीटा. बाकी चीजें हमें पहले से पता है. एंड यहाँ लिख लेते हैं थीटा. थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन बार मैग्नेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट हैज बीन प्लेस्ड. क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, although it has not been specifically mentioned in your syllabus, but it's an important part of this chapter, so हम इसको कर लेते हैं. That is the potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field. The potential energy of a magnetic dipole in a मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, आप थोड़ा इस टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं. अगेन डेरिवेशन कंटेक्स्ट में आपके इंपॉर्टेंट नहीं है. वी विल डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट, कि इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है उसको आपने याद रखना है. दैट इज u इज इक्वल टू माइनस एम बी ऑफ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. प्लीज रिमेंबर दिस नेगेटिव साइन. दिस नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया है बिकॉज आप यहाँ पे जो अंदर वाला नेगेटिव साइन होता है उसको एडजस्ट करते हैं. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर आप इस नेगेटिव साइन को रिमेंबर करें कि नेगेटिव साइन यहाँ पे आता ही आता है. ठीक है, उसके बेसिस पे ही यू विल फॉर्म सब कैलकुलेशन. एवरी कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग ऑन दिस बेसिस. ओके, सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस रिजल्ट. ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस रिजल्ट प्रॉपर्ली. ठीक है, तो इस रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज योर रिजल्ट. ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस थिंग. ओके, इस पे आपने नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ पे आता ही आता है. ठीक है, फर्दर आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डिफरेंट केसेस को स्टडी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट स्टडी वन ऑफ द केसेस. व्हाट विल हैपन व्हेन लेट्स जस्ट से थीटा इज, ठीक है, एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पे कहते हैं व्हाट विल हैपन व्हेन theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta. अब theta 1 जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. theta 1 जो होता है, cos theta 1 जो होता है, this represents your initial position. मतलब आप जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे इनिशियली थे, एंड cos theta 2 represents your final position. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, मतलब मैं डाइपोल को जो रोटेट कर रहा हूँ फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. ठीक है, डाइपोल को मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 एंड फ्रॉम देयर वी गेट दिस रिजल्ट. ओके, सो लेट्स जस्ट से इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मतलब मैंने क्या किया, आई हैव रोटेटेड द डाइपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू सम डिफरेंट एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा. इफ दिस इज द केस, in that case the value of u, in that case this will implies that the u will be equal to minus of mb cos theta. u will be equal to minus mb
cos थीटा इन दिस केस, ठीक है। एंड व्हेन दिस इज द रिजल्ट व्हिच वी गेट, तो आपके पास जो u की वैल्यू निकल के आएगी, दिस इंप्लाइज u विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ m वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। अब यहां से आप फर्दर कुछ रिजल्ट्स को निकाल सकते हो। द फर्दर रिजल्ट व्हिच यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस रिजल्ट, दिस फर्दर रिजल्ट दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जब when theta in itself is equal to 90 degree, that is when dipole is perpendicular to magnetic field. If this is the case, in this case आपके पास जो u की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। पहला केस आ गया। दूसरा केस बनेगा बट विल हैपन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज व्हेन dipole is parallel to magnetic field. In this case u की जो वैल्यू निकल के आएगी, u will be equal to minus of mb and this will be the minimum value, this will be the minimum value of potential energy, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि which of the following represents the minimum energy for a dipole, magnetic dipole that is placed inside a magnetic field. अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ एज अ होमवर्क, यू शुड टेल मी, जो हमने कल डिस्कस में किया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो आपको बताना है, ठीक है। वो आपके लिए एज अ होमवर्क है। नहीं पता है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखिए, अगर फिर भी नहीं पता लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज समथिंग, ठीक है। इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा, अब देखिए फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क एनर्जी पावर हम पढ़ के आए, तब हमें एक चीज का एहसास होता है कि जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस रिप्रेजेंट्स योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर जब आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे हो, दिस इंप्लाइज दैट द डाइपोल, इसका मतलब क्या है, द डाइपोल जिस पोजीशन में है दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट मैग्नेटिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इन फाइनल एग्जामिनेशन द एनटीए कैन आस्क यू which of the following equation represents the condition for stable equilibrium in case of a bar magnet that is being placed inside a magnetic field. So stable equilibrium की condition ये है कि the potential energy of the system should be equal to minus mb, ठीक है। ये बात होगी। फर्दर अब आपको एक बात यहाँ पे और पता लगेगी, when theta is equal to 180 degree, when theta is equal to 180 degree, in that case u will be equal to minus mb cos 180 degree, which is equal to mb, and this is the maximum value of potential energy, this represents the maximum potential energy. And when if we are aware from the work energy power, when we talk about the maximum potential energy, this means that the position is of unstable equilibrium, this is the position of, this is the position of unstable equilibrium, unstable equilibrium, ठीक है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, because in the final examination these kind of questions can be asked, which of the following represents the equation for stable equilibrium and which represents the equation for unstable equilibrium, आपको इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। Now let's just move on to the final topic of this chapter, जो है छोटा सा बट अपने आप में वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा टॉपिक वो आपको बन के निकल के आता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, let me just give you something which is which will help you to solve some kind of numerical problems, कि हो सकता है कि वो चीजें क्वेश्चंस में आपके पास कभी ना कभी आ जाए, न्यूमेरिकल फॉर्म में वो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सके, ठीक है। सो वो टॉपिक जो हम करने वाले हैं which is important from your numerical perspective, something which is important for you in terms of numerical perspective, that is the Bohr magneton, that is your Bohr magneton और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of an atom due to revolving electron, due to revolving wing electron. ठीक है, and again let me remind you let me just remind you this thing, that this topic is important from the context of your numerical, because numerical में यहाँ से direct question आपसे पूछा जा सकता है. conceptual question में they will directly ask you which of the following quantities represents the magnetic Bohr magneton, or which of the following represents the magnetic dipole moment of electron due to an electron of an atom due to a revolving electron. ठीक है, तो इसके लिए समझने के लिए let's just plot the diagram. ठीक है, डायग्रामेटिकली ये चीज अच्छे से समझ आएगी आपको. ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, इसको समझने के लिए लेट जस्ट प्लॉट अ डायग्राम. ठीक है, लेट जस्ट प्लॉट अ डायग्राम. ठीक है, इसको समझते हैं. ठीक है, and let me just refine this diagram a bit more. So this, let's just say this is the diagram जिसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ठीक है, so आप इस बात को समझते हैं. ठीक है, let's just say the electron is revolving around a nucleus along this direction. This is the direction in which the electron is revolving around the nucleus. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, अब हमें पता है कि डायरेक्शन में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट आई. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट आई. ठीक है, तो यानी कि अब आपका करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इज इन योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो प्लीज अगर आपको ये चीज कंसेप्ट नहीं पता है, आप उस चैप्टर को रेफर कीजिए. हम जहां पे हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को स्टडी किया था, आपको वहां पे इसका आंसर मिल जाएगा कि व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस केस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आपको वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, फर्दर यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं, एंड इसमें हम डायरेक्शन को बाद में प्लॉट करेंगे, विच इज द नॉर्थ एंड विच इज साउथ. ठीक है, सो इसको पहले समझते हैं. अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. ठीक है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर assertion and reason conceptual part. ठीक है, नंबर 1, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, or other I should say a revolving electron is like a loop of current, which has definite magnetic dipole, which has a definite magnetic dipole moment, okay, clear हो गया. Second, when an electron revolves in anti-clockwise direction, the current flows in clockwise direction. Equivalent current flows in clockwise direction. ठीक है, दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट. आपको इस चीज को यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये इस तरह से काम करता है. ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गया. अब हमें ये चीज पता है कि जब आपका करंट जो है कैसे फ्लो करता है, व्हेन द करंट फ्लोज इन योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अदर शुड से द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है,
तो आपका जिस सरफेस पे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट फेज एक्ट्स एज योर साउथ पोल। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस डायग्राम द अपर फेस विल एक्ट एज अ साउथ पोल एंड दिस इज द एंड दिस रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल। समझ आया क्यों आया? बिकॉज हमने वो चीज स्टडी की थी ना कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इन अ सरफेस, देन दैट सरफेस रिप्रेजेंट्स द साउथ पोल। दैट सरफेस रिप्रेजेंट्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये चीज आपके वहां से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सो जब आप इसमें कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, आफ्टर वी परफॉर्म द कैलकुलेशंस एंड वी नो फ्रॉम द फैक्ट दैट m इज इक्वल टू current into area, which is equivalent to half e omega r square, ठीक है, half e omega r square. So you should always remember this result that for an electron which is revolving around a nucleus in an atom, the magnetic moment is given by magnetic dipole moment is given by the formula of half e omega square, half e omega r square, ठीक है। and from Bohr's theory, and अब हम इसको आगे चलते हैं, and from Bohr's theory, and from Bohr's theory, we know that angular momentum is equal to mvr. mvr is equal to nh over 2 pi. हमें ये बात पता ही है. We know that mvr is equal to nh over 2 pi. पता है हमें. So we will make certain changes in this equation. We will substitute Vs r omega of r is equal to nh over 2 pi, and this will give us the value of omega r square as nh over 2 pi m, which we will substitute in this equation. We will substitute this value here, and we will get the final value of m as m will become as NEH over 4 pi m, which is equal to n over mu b, where mu b, ये जो mu b है, this represents our EH over 4 pi m, and this quantity is known as your Bohr's magneton. This quantity is known as your Bohr's magneton. ठीक है, ये चीज आपके पास क्लियर होगी. फर्दर यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट द वैल्यू ऑफ बोहर्स मैग्नेटॉन, द वैल्यू ऑफ द बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, इज इक्वल टू 9.27 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई. ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ये तो वैल्यू हो गई बोहर मैग्नेटॉन की, एंड देयर इज वन मोर फैक्ट व्हिच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग बोहर्स मैग्नेटॉन, दैट इज द बोहर्स मैग्नेटॉन सर्व्स एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. दिस सर्व्स एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, it represents itself as the units of atomic magnetic dipole moment. ठीक है, ये बात आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी. ठीक है, and now with this we're gonna start with the last topic of this chapter. ठीक है, जहाँ पे हम different kind of substances जो होते हैं magnetic substances, that is paramagnetic substances, ferromagnetic substances, and that डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम उनको स्टडी करेंगे. ठीक है, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज कॉन्सेप्ट, अगर हम चाहते हैं कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाए, there are some things we should have some kind of basic understanding of certain concepts that will help us in understanding the magnetic behavior of different particles, of different substances or different magnetic substances. These behaviors will be better understood if we have the basic understanding of these concepts which we're going to study now. ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डील करना है, यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ससेप्टिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इन क्वांटिटीज की अगर आपको नॉलेज है, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर व्हेन आई वाज टीचिंग इन माय क्लास, मैंने उनको ये चीजें करवाई थी. मैंने जब उनको ये चीजें करवाई थी, एंड
I specifically told them that the NTA can ask you these questions in your in the match the column formulations में, वो उस तरह से पूछ सकता है. And look at the irony, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और वैसा ही क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में देखने को मिला था. ठीक है, सो इस साल वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक या उनकी ससेप्टिबिलिटीज पे क्वेश्चन ना दे, बट दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, along with some questions can be asked from the hysteresis loop. Hysteresis loop, remember this thing, the hysteresis loop is not specifically mentioned in your syllabus, but hysteresis loop forms a part of these substances, so we have to study hysteresis loop as a subtopic of magnetic materials. ठीक है, आप उसको skip नहीं कर सकते. Although that topic has not been mentioned specifically in your syllabus, you cannot skip the hysteresis loop. You have to study the hysteresis loop. So without involving all these concepts, let's just start studying with these concepts ताकि हम topics को जल्दी से cover कर सकें. ठीक है. So now before we move to the paramagnetic different types of magnetic substances, there are some important terms which are used in magnetism. ठीक है, so we are going to study about all these terms, important terms used in magnetism. ठीक है, so let's just start with this thing. The name of the topic is some important terms used in magnetism. Some important terms used in magnetism. This is the name of the topic. ठीक है, the first important term which we're going to study here is that is magnetic field strength. Magnetic field strength or magnetic field induction or magnetic flux density. Magnetic flux density or magnetic flux density, which is denoted by a symbol B vector. All these terms are denoted by a symbol B vector. इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन में the NTA says that the magnetic field strength or the magnetic field induction or the magnetic flux density is given, तो all these terms represents the same quantity, that is your magnetic field. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और for better understanding. ठीक है, यहाँ पे क्या है और. ठीक है, तो what we are studying here is the magnetic field strength or the magnetic field induction or the magnetic flux density. They all represent the same quantity which is given by the symbol of B vector. So B vector is known as your magnetic field strength, magnetic field induction and magnetic flux density. पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? He will give you the symbols and he will ask you which symbol is representing which quantity. तो वहां पे भी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वहां पे इस चीज को समझना पड़ेगा. ठीक है, एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करके आ चुके हैं. सो वी आर नॉट गोना डील विद दिस थिंग. हम यहाँ पे से डायरेक्टली इसके यूनिट्स को याद कर लेते हैं. दैट इज 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन कंप्लीट डिटेल व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, कैसे वो काम करता है, ऑल दो स्टफ वी हैव ऑलरेडी डन इन कंप्लीट डिटेल, तो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे. हमें यहाँ पे बस ये बता देते हैं कि दिस इज वन ऑफ द क्वांटिटीज व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द magnetism, that is your magnetizing force. That is your magnetizing force or magnetizing intensity or magnetizing intensity, and these quantities are represented by a symbol of H vector. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि if in your question it has been given that the magnetic force or magnetic intensity has been given, the words like magnetic force and magnetic intensity has been used, you should remember this thing that the examiner is talking about H vector. The examiner is talking about H vector. तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि in order for you to understand what is the H vector, आपको एक relation हमेशा याद रखना है that B is equal to mu of H.
B is equal to mu of H. This is one of the most important relations which will help you in solving your numerical problems, and this equation helps you to differentiate between magnetic field and magnetizing intensity or magnetizing force. So we should always remember this relationship. This is a very important relationship, and with the help of this relationship only we are able to define the concept of magnetizing force or magnetizing force or मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक तरीका और होता है जिसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. H कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ H इज इक्वल टू एन आई. H इज इक्वल टू एन आई. ठीक है, इसको हम और कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज और पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर हम टोराइड के केस में चलते हैं, इफ वी गो इन द केस ऑफ टोराइड वी नो दैट B इज इक्वल टू म्यू एन आई होता है. B किसके बराबर होता है? म्यू एन आई के बराबर होता है. सो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन आई एज H, तो हम डायरेक्टली जो होते हैं, इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर तो वी गेट दिस रिजल्ट. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप, और हमारे पास डायरेक्टली आपको वो रिलेशन देखने को मिल जाता है. ठीक है, सो हाउ वी डिफाइन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. सो रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी may be defined as the number of ampere turns flowing around unit length of toroidal solenoid to produce B vector in solenoid. ठीक है, and what is the meaning of ampere turns? We have already discussed the meaning of ampere turns when we were dealing about Amperian loop. So please make sure you know what is the meaning of Amperian turns. If you don't know the meaning of Amperian turns, please refer to my previous video. ठीक है, ये चीज आपका वहां से हो जाएगी. Further, you should remember this thing that जो the units होते हैं, the SI units of H vector, the SI units of H vectors are SI units. Where should I write them? Here. SI units क्या होते हैं इसके? SI units इसके होते हैं एम्पियर पर मीटर. ठीक है, now let's just move on to the next quantity which is important. ठीक है, that is your third quantity which is important, that is your magnetic permeability. ठीक है, the magnetic permeability is given by the symbol mu, and remember this thing. ठीक है, magnetic permeability actually represents the ability of a material. It is nothing but the ability of a material. It is nothing but the ability of a material to permit the passage of magnetic field lines through it. मतलब कोई मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी इजीली पास कर पा रही है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी. एंड द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी वी ऑलरेडी नो द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एंड म्यू इज इक्वल टू बी ओवर एच. ठीक है, इस चीज को भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. अदर बेसिक क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम. ठीक है, इसी चीज में हम डिफाइन अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज योर रिलेटिव मैग्नेटिक permeability. ठीक है, which is represented by the symbol of mu r. ठीक है, and this quantity is represented as mu r is equal to b over b naught. ठीक है, so here you should remember this thing that br is equal to b over b naught. अब यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं b क्या है, b naught क्या है. b is the number of magnetic field line crossing through a material. ठीक है, in a particular material, magnetic field lines in a material. This is the magnetic field lines in a material. ठीक है,
and B naught is nothing but the magnetic field lines in vacuum. ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई. तो दिस इज हाउ यू डिफाइन द रिलेटिव permeability. ठीक है, and there's one more way in which you can define the permeability, that is relative permeability as mu r is equal to mu over mu naught. ठीक है, this is the direct consequence of this result. This is the direct consequence of this result. So this is how you can calculate this thing. ठीक है, now let's just move on to one of the most important quantities related to the concepts of magnetism, that is the intensity of magnetization. That is your intensity of magnetization. Intensity of magnetization is represented by the symbol of I vector. ठीक है, please make sure you don't get confused between the magnetizing intensity and intensity of magnetization. Remember this thing, that the intensity of magnetization is different from magnetizing intensity. I'm repeating myself, both these quantities, that is magnetizing intensity and intensity of magnetization, are different. ठीक है, intensity of magnetization, ठीक है, intensity of magnetization is defined as, you must remember this thing, that the intensity of magnetization is defined as the magnetic moment divided by volume, which is equal to m over v. Now if we substitute the values, we get that as m into 2l over a into 2l, which is equivalent to m over a. तो आपको ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट रिजल्ट हियर इज that the magnetizing intensity of magnetization is given as magnetic moment per unit volume. ठीक है, and further the same quantity can be written as the ratio of magnetic pole strength by area. The ratio of magnetic pole strength by area. So let me repeat myself here, the terms have their usual meaning, so आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसकी SI यूनिट्स क्या होती है? इसकी SI यूनिट्स होती है Henry. Not Henry, but rather the SI units are same as that of H, that is ampere meter. SI units are ampere meter. ठीक है, सो यहाँ से एक डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकता है. वो आपको बोलेगा SI यूनिट्स एक तरफ लिख देगा और बोलेगा मैच द कॉलम्स से क्वेश्चन पूछेगा, and he will ask you to match the units with the appropriate quantities. तो आपको वहां पे ये चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, इस चीज का आपको वहां पे ध्यान रखना है. ठीक है, now let's just move on to the one of the second most important quantities regarding this concept, that is your magnetic susceptibility. ठीक है, so when we talk about magnetic susceptibility, so when I talk about magnetic susceptibility, the magnetic susceptibility is denoted by symbol chi, and it is usually represented as the ratio of intensity of magnetization over magnetizing intensity. ठीक है, it is usually represented in this form. ठीक है, and it actually represents the, and this quantity जो होती है, ये quantity जो होती है, it is nothing but a property. Magnetic susceptibility is a property which determines how easily a specimen can be magnetized when placed in magnetizing field. When placed in magnetizing field. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फर्दर इसके यूनिट्स पे आपने याद कर लेने हैं, एंड यूनिट्स इट्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, आपको समझना पड़ेगा. इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज योर यूनिटलेस and dimensionless quantity. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. इट इज द dimensionless and unitless quantity. ठीक है,
Now let's just move on to the next topic. Now here we're gonna study about the relationship between the magnetic permeability and magnetizing susceptibility. ठीक है. Now what we're gonna study here is the relationship between magnetic permeability mu and magnetic susceptibility. रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड. ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक रिलेशन पहले से पता होना चाहिए. दैट रिलेशन इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई. म्यू नॉट एच प्लस आई. ठीक है, जब हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल फाइनली गेट द आंसर एज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम. ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर these relationships because these relationships are helpful in your final examination for the numerical problem. These relationships come very handy in your while solving your numerical problems. ठीक है, so ये चीजें आपको यहाँ से पता लग गई. ठीक है, all these relationships, all these important terms you are able to understand here. ठीक है, now let's just move on to the main topic. Let's just move on to the main topic of this chapter, that is the classification of magnetic materials. That is the classification of magnetic materials. ठीक है, अब हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? वी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो इसके हम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाएंगे, वी विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट. सो व्हेन वी ट्राई टू क्लासिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, आपके पास बहुत तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एंड दोस मैग्नेटिक मटेरियल्स आर योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, diamagnetic substances. Then we have your paramagnetic substances, paramagnetic substances, and finally we have our ferromagnetic substances, ferromagnetic substances. And as I've already mentioned, there are further classifications, but आपके syllabus में 3 ही है, diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances. ठीक है, so let's just study all of them one by one. ठीक है, let's just study all of them one by one. The first one which we're going to study is diamagnetic substances. Diamagnetic substances. ठीक है, हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं. ठीक है, so when we're going to study about diamagnetic substances, का कुछ समझना पड़ेगा. इनमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है, these are those materials, these are those substances, हम उसको ऐसा कर सकते हैं, magnets ऐसा those, these are those substances in which these are those substances in which individual atoms, molecules, ions do not, इसको मैं थोड़ा कैपिटल फॉर्म में लिख देता हूँ, ions do not possess any net magnetic moment, net magnetic moment of their own, net magnetic moment of their own. मतलब उनका खुद का कोई नेट मैग्नेटिक, वैसे इंडिविजुअल पार्टिकल एंड आइंस का तो होगा ही होगा, बट कंबाइंड अगर उनको करेंगे तो उनका कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आता है. ठीक है, सो अ ट्रिकी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर दैट द इंडिविजुअल एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट कंटेन द मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये स्टेटमेंट गलत है. उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है. इंडिविजुअली एक एक का तो हो सकता है, बट जब मैं सबको वेक्टरली ऐड करूंगा तो उसका सम 0 निकलेगा. ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड चीज आपको और समझनी पड़ेगी. ठीक है, when these substances are placed, when these substances are placed in an external magnetic field, in an external magnetic field,
they get feebly magnetized. They get feebly magnetized in a direction opposite, to magnetic field. They get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetic field. मतलब उनका इंडिविजुअली नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते, बट जब मैं क्या करता हूँ उस डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, तब क्या करेगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा इन अ डायरेक्शन व्हिच विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ diamagnetic substances, ठीक है। सो लेट्स स्टडी सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इंडिविजुअली हम एक एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है, व्हेन diamagnetic substances are suspended in a uniform magnetic field, they set their long axis at right angle to the direction of magnetic field. This is a very important point. I'm telling you, this is a very important point, because in the final examination he will simply change the words long with short. तो आपको पता होना चाहिए, when suspended in uniform magnetic field, diamagnetic substances arrange their long axis perpendicular to the direction of magnetic field. Let's just try and understand this concept with the help of a diagram. So let's just say this is the direction of your uniform magnetic field. Let's just say this is our north pole, and this is how the magnetic field is being arranged here. Okay, so what we are trying to say here is when let's just say this is your south pole. So what we are trying to say here is, when a diamagnetic substance is brought inside this magnetic field, the diamagnetic substance will arrange itself in such a way that the long axis will be perpendicular to the magnetic field. ठीक है, ये इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेगा। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है वो ये होता है कि व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म, पहले हमने उसको किस में रखा था, यूनिफॉर्म में, अब हम उसको रख रहे हैं इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, these substances have a tendency to move from stronger parts to weaker parts of magnetic field. ठीक है, when they are placed in non-uniform magnetic field, substances have a tendency to move from stronger parts to weaker parts. इसको भी समझ लेते हैं। तो आपको समझने के लिए let's just draw a diagram. Let's draw a simple diagram. So let's just say here we have your some kind of a magnet. ठीक है, so this is your case number 1A, and let's just say what will happen in your case number 2. This is your north pole, this is your south pole, this is your north pole, and this is your south pole, and this is your point B. And let's just say we place a diamagnetic substance in a petri dish and over this magnetic field. ठीक है, हमने उसको इस तरह से रखा। इनिशियल अरेंजमेंट उसका क्या था, कुछ इस तरह से। दिस इज योर इनिशियल अरेंजमेंट, दिस इज योर इनिशियल अरेंजमेंट। So what will happen the moment you place this diamagnetic substance? Let's just say this is your diamagnetic substance.
ठीक है. This is your diamagnetic substance. So what we did, when we place this diamagnetic substance in a magnetic field, the arrangement will now become like this. The arrangement will now become like this. Why this is happening? This is happening because the diamagnetic substances are moving towards a region of lesser magnetic field. यहाँ पे poles है, यहाँ पे magnetic field ज़्यादा होगी. तो magnetic field क्योंकि यहाँ ज़्यादा होगी तो material will start to accumulate in the middle, जिसकी वजह से आपको इस तरह से bulge देखने को मिलेगा. This will be your final arrangement. This will be your final arrangement. Clear होगी बात? ठीक है. Now let's just move on to the next important property. The next important property आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि the level of a diamagnetic liquid in U-tube is depressed in limb, which is in between poles of a strong magnet. कैसे इसको भी समझ लेते हैं. So let's just say if this is your U-tube, आपको एक U-tube given है, ठीक है, and we have filled this U-tube with a diamagnetic substance. We have filled this U-tube with a diamagnetic substance, and let's just say we bring magnets around here. What we do is we bring these magnets around here. ठीक है, this is your north pole and this is south pole. So the moment you bring these magnets around this fluid, what will happen? The level of the fluid around this arm will decrease and this will move downwards. अब जब क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है, this means that the level of fluid in this arm will increase. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है. This is how this works in case of U-tube. ठीक है. Finally, one more property which is very important, that is when a specimen of a diamagnetic material is placed in a magnetic field, the magnetic field lines prefer not to pass through the specimen. वो कोशिश करते हैं कि वो स्पेसिमेन से पास ना करें. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? रिपेल करेंगी. रिपेल क्यों करेंगी? बिकॉज उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस थिंग in the upper sections. Okay, तो हम लोग को पहले डिस्कस किया हुआ, तो उसको समझ लेते हैं. So let's just say this is the sources of magnetic field. ठीक है, and this is your normal uniform magnetic field. So what will happen? So let's just say we placed a material, a diamagnetic material inside this. This is your diamagnetic material. So what will happen? The magnetic field lines will prefer not to pass through this material. They will prefer not to pass through this material. They will pass above and below, but they will not pass through this material in case this material is a diamagnetic substance. ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें फिर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए. द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन योर लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस is less than 1, or I should say susceptibility of diamagnetic substance is negative.
क्या होती है, नेगेटिव होती है। एंड फाइनली susceptibility of diamagnetic substances do not change do not change with temperature। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट कर पाओगे। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर प्रॉपर्टी। ठीक है, intensity of magnetization is also small negative and directly proportional to h वेक्टर। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज योर आई एंड दिस इज योर एच। ठीक है, इसको भी मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, स्मॉल नेगेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स जो है रिगार्डिंग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपको पता होनी चाहिए। फर्दर इसमें एक प्रॉपर्टी आपको और पता होनी चाहिए, वो आपको ये पता होना चाहिए कि that relative permittivity that is also less than 1, relative permittivity is also less than 1, ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है ऑब्वियसली, तो बी ओवर बी नॉट क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर दिस ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डायमैग्नेटिज्म is shown by every material में आपके पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक भी है इट विल स्टिल शो सम डिग्री ऑफ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, वो भी होता है। वो कैसे होता है वो आपके सिलेबस के कंटेक्स्ट से बाहर है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्दर आपको यहां पे मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि सुपर कंडक्टिविटी is associated with diamagnetic substances। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। फर्दर MEI मिसनर इफेक्ट है, MEISSNER इफेक्ट is responsible for superconductivity। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम जरा सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तक कवर कर लिया। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस इन विच इंडिविजुअल atoms slash molecules slash ions have some net non-zero magnetic moment of their own। ठीक है, ये चीज होगी। फर्दर when placed in external magnetic field when placed in external magnetic field they are feebly magnetized
in direction of magnetic field, उनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी आपने यहाँ पे याद रख लेने हैं। ठीक है, नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओन, these are your paramagnetic substances। ठीक है, now let's just discuss some basic properties, some properties of paramagnetic substances। ठीक है, so when we talk about the properties of paramagnetic substances, हम इसमें ज़्यादा लिख ही लेते हैं, थोड़ा से ज़्यादा है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि नंबर वन, when placed suspended in a uniform magnetic field, when suspended in a uniform magnetic field, जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे, they rotate so as to bring longest axis along the direction of B vector। कैसे? So if this is your north pole and this is south pole, and let's just say if we place a paramagnetic substance between them, so the long axis of the paramagnetic substance will be along the north south direction। okay, so आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। this is how the paramagnetic substance will arrange itself। okay, secondly, if I place the paramagnetic substance, or rather say I shall place the that thing like this, as we did in diamagnetic substances, so what will happen? Let's just say this is your before and this is your after. What will happen? They will move towards the region of stronger magnetic field। they will move towards the regions of stronger magnetic field, यानी कि आपको कुछ इस तरह से regions देखने को मिलेंगे। there will be a dip। ठीक है, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। they will move towards the region of stronger magnetic field। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं, आपको यहाँ लिख देता हूँ, when placed in non-uniform magnetic field, they tend to move from weaker parts to stronger parts of field। diamagnetic substance में क्या था? in diamagnetic substances they moved from stronger to weaker part, but here they move from weaker part to the stronger parts। ठीक है, further YouTube में हमने क्या पढ़ा था? in case of YouTube, यहाँ पे क्या होगा? if this is your paramagnetic substance inside a, ठीक है, and if we apply a magnetic field here, so what will happen? what will happen is the level here will rise। क्यों? because it will attract the material, और यहाँ पे level क्या करेगा? decrease कर जाएगा, showing the opposite character to the as shown by the diamagnetic character opposite to the diamagnetic substance, उसके opposite ये character को show कर रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए फोर्थ में। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं क्या करता हूं, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इफ आई प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, if this is your paramagnetic substance which I place inside a magnetic field, the magnetic field lines tends to cross from inside the paramagnetic substance। this is how the magnetic field lines will pass। ठीक है, this is how the magnetic field lines will pass। again I am repeating myself, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि unnecessary लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि when a paramagnetic substance is placed inside a magnetic field line tends to pass through this medium, tends to
पास थ्रू दिस मटेरियल, तो यहाँ पे याद रखना बी विल बी ग्रेटर देन बी नॉट। ठीक है, लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ अ paramagnetic substance is placed in magnetic field, the magnetic field lines prefer to pass through the specimen rather than through air। ओके, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हो गई इतनी सी बातें आपके लिए? ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स और पता होने चाहिए रिगार्डिंग द परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, दैट इज म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। इसमें ससेप्टिबिलिटी क्या होती है इसकी? स्मॉल एंड पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, and finally susceptibility of paramagnetic substance is proportional to 1/t। जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसमें क्या था कि susceptibility was independent of temperature, but in paramagnetic substances the susceptibility is inversely proportional to temperature, and this implies that they lose magnetic behavior with rise in temperature। अगर इसकी कुछ क्वांटिटीज होंगे तो वो आपने उसमें भी पढ़ी होंगी, आई एम श्योर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, सो कोई घबराने वाली बात इनमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आपको यहाँ पे एक दो चीजों का समझना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल पॉइंट है विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इवन विदाउट स्टडीइंग इट। ठीक है, इसमें आपको ये समझना है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बहुत ज्यादा, मतलब उसमें जो भी वैल्यू होगी बहुत ज्यादा होगी। बिहेवियर सारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह शो करेगा, बट वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे शो करेगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बात पता है तो आप इसमें आराम से कर लोगे। ठीक है, इसमें याद रखना है, इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एटम्स, ions, molecules have non-zero magnetic moments। ठीक है, and these are strongly magnetized in magnetic field। Further, आपको ये समझना पड़ेगा, show all properties of paramagnetic substances। ठीक है, but to a much greater degree। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को मैं आपके लिए वैसे लिख देता हूं। म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी लार्ज। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज वेरी
लार्ज एंड पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपके लिए और लिख देता हूं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस susceptibility of ferromagnetic substances क्या करेगी, डिक्रीजेस, ठीक है। एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर they become paramagnetic, they become paramagnetic, that is with rise in temperature ferromagnetic character becomes less and less, ठीक है। and this particular temperature, please remember that this particular temperature is known as your Curie's temperature, is known as your Curie's temperature। आपने यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। ये सब को हमने कर लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं आपका क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आपको क्या बोलता है, दैट Curie's law of magnetism आपको ये बोलता है कि the intensity of magnetization is proportional to the magnetic field and the intensity of magnetization is inversely proportional to temperature, which implies that I is proportional to B over T, and as B is proportional to H, this implies that I is proportional to H over T because B is proportional to H. So this implies that I over H is proportional to 1 by T, or susceptibility is proportional to 1 by T, or susceptibility is equal to C over T, where C is your Curie's constant, where C represents your Curie's constant, ठीक है। This is your Curie's law, ठीक है। अब होता है क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, ठीक है, यानी कि अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी इसमें द वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एच ओवर टी के बीच में, तो उसको जो रिलेशन आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना पड़ेगा। वही आपको ये समझना पड़ेगा कि दैट एट वेरी हाई फील्ड्स, एट वेरी हाई फील्ड्स और एट वेरी लो टेम्परेचर्स, ठीक है, द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस, द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस its maximum value, its maximum value। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए एट वेरी हाई फील्ड्स एट और एट वेरी लो टेम्परेचर्स द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू को वो अप्रोच करते हैं फर्दर। फर्दर आपको यहाँ पे चीज और समझनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू वेयर all atomic dipole moments are aligned, atomic dipole moments are aligned, ठीक है, ठीक है। this is called saturation magnetization, saturation magnetization, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको चीजें समझने में आसानी होती है। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है।
नाउ when we started with this chapter, जब हमने and especially with today's lecture, I told you something about the hysteresis. मैंने आपको कहा था कि hysteresis is a topic which has not been specifically mentioned in your final NEET syllabus, but the hysteresis forms an important component of magnetic substances. ठीक है? It becomes a subtopic of your magnetic substances. Therefore, we are gonna complete this topic. हिस्टेरेसिस कर्व हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि दिस फॉर्म्स अ सब टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पर टॉपिक का सब टॉपिक जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो आपको पहले हिस्टेरेसिस कर्व को मैं बहुत शॉर्ट में मगर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बट हिस्टेरेसिस कर्व को बनाने से पहले, समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं दैट द हिस्टेरेसिस कर्व रिप्रेजेंट्स द this represents the relation between किसके बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन B vector or I vector and of a ferromagnetic substance with H vector। ठीक है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन B और H और I और H के बीच में रिलेशनशिप जो होता है फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, it is known as your hysteresis curve. So remember this thing, the hysteresis curves are formed for your ferromagnetic substances. This is the first question। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं इट फॉर्म्स अ सब टॉपिक, तो इसलिए क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था, हिस्टेरेसिस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बहुत ही शॉर्ट में इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जरा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी जितना इजी वे में हो सके। ठीक है, सो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले हिस्टेरेसिस की शेप देखनी पड़ेगी कि शेप कैसे बनता है उसका। ठीक है, सो हिस्टेरेसिस का जो शेप है वो कुछ इस तरह से होता है। वो जो हिस्टेरेसिस का शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, थोड़ा खराब बन गया कर्व, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको खराब बन गया। लेट मी जस्ट redraw this results, this diagram for hysteresis। Okay, नहीं अभी भी सही नहीं बना, जस्ट अ मिनट। I don't know what is happening today, ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है। Just a minute, let me try this again। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा इसको और रिफाइन कर लेते हैं। हाँ फिर दिक्कत नहीं रहेगा, इस तरह से डन, अब हो गया। सो दिस इज द शेप ऑफ योर हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, सो जब हम हिस्टेरेसिस की बात करेंगे, हिस्टेरेसिस के बारे में हमने क्या समझा कि हिस्टेरेसिस रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन योर मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एंड H वेक्टर और I वेक्टर एंड H वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको समझेंगे एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द B वेक्टर एंड H वेक्टर, बिटवीन द B vector which is along this axis and H vector which is along this axis। ठीक है, so let's just first क्या करते हैं, पहले भी पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है. So this is O. Here we have small a. Here we have small b. Then we have C, D, E, and F. So this is how your hysteresis loop is plotted. This is how the shape of this is the shape of your hysteresis loop. ठीक है. तो जरा सा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि how the hysteresis loop helps us to understand the nature of your ferromagnetic substances and how the hysteresis loop decides कि हम किस तरह का मटेरियल यूज करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गई यहाँ पे. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, अब देखिए समझिए इस बात को. अब इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे. ठीक है. So let us suppose the material is unmagnetized initially. Let us suppose the material was not magnetized initially. That is initially. Let us suppose initially material was not magnetized, meaning that B vector was equal to 0 and H vector is equal to 0. जब initially material was not magnetized, when material was unmagnetized, that means when B was equal to 0, when H was equal to 0, you were at point O. आप कहाँ पे थे? We were at point O, that is at origin. हम कहाँ पे हैं? हम origin पे. क्लियर हो गई बातें तो? ठीक है. Now what happens is when we place this magnetic material inside a solenoid or rather in a medium which contains a magnetic field, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि when placed, अब इसको समझते हैं होता है क्या है. When placed in, when the material is placed inside a solenoid and current is increased. So when this is the situation, when the material is placed inside a solenoid, the current is increased. तब होगा क्या? तब होगा ये कि ये जो H है and here we have B vector. ठीक है. So when this material is placed inside a magnetic field, whether we should say the place inside a solenoid, and when current is increased, a magnetic field will be generated. So when the magnetic field will be generated, you should remember this thing: the H vector will increase slowly. The H vector will start to increase. जब आपका H vector जो है वो इस तरह से increase करना शुरू करेगा. ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ. Let me change the color so you can understand this thing in a much better way. Please wait a minute. Let me change the color here. Okay. ठीक है, आप समझिए. ठीक है, दिस इज द ग्रीन कलर हिस्टेरेसिस. आपको समझने में आपको और आसानी होगी, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊंगा. देखिए होता क्या है कि when initially when B vector was equal to H vector is equal to 0, आप कहाँ थे? आप origin पे थे. You were at point O. So what happened when we placed this material inside a solenoid and we started to increase the current? तो जब आपका सिचुएशन वो आती है तो your H vector will slowly and gradually start to increase. आपका H vector जो होगा क्या करेगा? वो increase करना शुरू करेगा. Let me, oh, I'm so sorry about this thing. Diagram ही अच्छे से नहीं बन रहा है आज. I'm so sorry. Let me apologize this thing once again. Okay, so let me just redraw this diagram very quickly for you. So here we have the axis, and let me just redraw that diagram. Okay. And here we have like this. Okay, so here we have O, A, B, C, D, E, and F, and here we have your H vector, and here we have your B vector. H vector and B vector. Okay, now we can understand this thing. So what happened was when we started to increase the current, when we place this material inside a magnetic field, तब होता क्या है? जब वो होता है जब आपका हमने करंट को इंक्रीज करना शुरू किया. जब हमने करंट को इंक्रीज करना शुरू किया तब हुआ क्या?
तो जब करंट को हमने इंक्रीज करना शुरू किया तो होता क्या है, जो आपकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या करती है, वो इंक्रीज करना शुरू करती है। आपकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करती है, विच इज शोन बाय द रीजन OA, विच इज शोन बाय द रीजन OA ऑफ द कर्व। ठीक है, अब होगा क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, आपकी H की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, एंड विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ H योर द वैल्यू ऑफ B इज आल्सो इंक्रीजिंग, व्हिच इज शोन बाय द रीजन OA। ठीक है, तो जब आप उसको रखते हो H इंक्रीजेस एंड B आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच इज शोन बाय द रीजन OA। ठीक है, अब होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जितना चार्ज होना था वो क्या करेगा, उतना चार्ज हो जाएगा, जितना वो मैग्नेटाइज होना चाहता उतना मैग्नेटाइज हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ बी इंक्रीजेस टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, बी सैचुरेट्स। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ बी डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड पॉइंट ए इंक्रीज नहीं करेगा, बिकॉज सैचुरेशन हैज बीन अचीव्ड। सो दिस पॉइंट ए, ठीक है, so this point A represents your saturation point. Again let me repeat myself, saturation point क्या होता है, so when we increase the value of current, the value of H slowly starts to increase, and with with the increase in H the value of B also increases. So as H increases the B also increases, and this increase continues to up to a certain value. In this case the value is up to A, आपका करंट जो है वो पॉइंट ए तक इंक्रीज कर रहा है। आफ्टर दैट नीदर योर एच इज इंक्रीजिंग नॉर योर बी इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, एंड दिस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट ए। दिस पॉइंट ए इज नोन एज योर सैचुरेशन पॉइंट, दिस इज नोन एज योर सैचुरेशन पॉइंट। सो व्हाट विल वी डू नेक्स्ट इज, नाउ एट पॉइंट ए व्हेन वैल्यू इज मैक्सिमम, नाउ व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट टू डिक्रीज द करंट, we start to decrease the current. In the third step we start to decrease the current in the system. This is your first step, this is your second step, and this is your third step when we start to decrease in the current. So ideally होना क्या चाहिए था, ideally ideal situation, but what should have happened was that कि जिस तरह से, जिस डायरेक्शन से आप आए थे आपको उसी डायरेक्शन से वापस जाना चाहिए था। दिस मस्ट हैव बीन द आइडियल सिचुएशन, बट ऐसा नहीं होता है। द मोमेंट यू रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड देन यू स्टार्ट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, although the H starts to decrease, but the value of B does not increase, the value of B does not decreases in equal proportion. ठीक है, आप समझिए। ठीक है, when we start to decrease the current what happens, जब हम ठीक है then curve starts to follow AB, पाथ AB को फॉलो करता है इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग AO, क्योंकि ओरिजिनली मैंने आपको क्या कहा, ओरिजिनल पाथ शुड हैव बीन, ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था when we start to decrease the current. but होता क्या है, since the current is decreasing the path, actual path should have been AO, होता क्या है, वो AO को फॉलो ना करके वो AB को फॉलो करना शुरू करता है, it starts to follow the path AB। अब AB को जब फॉलो करता है, a situation arises when H becomes 0, इस सिचुएशन पे आके H इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, बट B की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, एंड दिस पॉइंट B की वैल्यू इज नॉट 0, यानी कि जब H 0 हो जा रहा है एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज योर retentivity of a material, which is known as your reminiscence or also known as your residual magnetism भी आप इसको बोल देते हो। ठीक है, so remember this thing that OB represents your retentivity और रेमिनिसेंस भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, एंड दिस सिचुएशन अराइजेस व्हेन H इज इक्वल टू 0 बट B इज नॉट इक्वल टू 0। OB रिप्रेजेंट्स योर रिटेंटिविटी और रेमिनिसेंस। ठीक है, अब हुआ क्या, आप पहुंच गए पॉइंट B पे, यू हैव रीच्ड अप टू पॉइंट B। इफ वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब हम करंट की वैल्यू को ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू करते हैं, फर्दर डिक्रीज करते हैं, तो हम ये बात को रियलाइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके आपकी B की वैल्यू भी 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब हुआ क्या,
After reaching the point B, we reversed the direction of current, and the moment we reverse the direction of the current, it starts to follow a path from point B to point C. And when it starts to follow a path from point B to point C, when the hysteresis loop reaches the point C, at point C, when it reaches the point C, we see that the value of magnetic field becomes equal to 0. The value of magnetic field inside is reduced to 0. ठीक है, तो ये जो रीजन है, this region OC, this represents your corrosivity. Corrosivity. This is that region at which B is equal to 0 but H is not equal to 0. ठीक है, क्लियर हो गई बात. ओ से रिप्रेजेंट्स योर कोरोसिविटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करता है, और वी फर्दर रिड्यूस द डायरेक्शन, वी ऑब्टेन द सैचुरेशन रिवर्स डायरेक्शन. अब क्या है कि मैं डायरेक्शन करंट को और नेगेटिव करूं, तो वी रिसीव्ड अ सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट पॉइंट डी. ठीक है, एंड दिस वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी डी. ठीक है, अब क्या हुआ, द मोमेंट आई अगेन रिवर्स्ड एंड स्टार्ट टू इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो अब आपका पाथ वो इस तरह से फॉलो करता हुआ वापस पॉइंट ए को रीच कर लेगा. एंड दिस एंटायर लूप ओ ए बी सी डी ई एफ एंड वापस जब आप ए पे पहुंचते हो, दिस रिप्रेजेंट्स योर हिस्टेरेसिस. पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि दैट ए बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंट, ए रिप्रेजेंट्स योर हिस्टेरेसिस. नहीं, आपको हिस्टेरेसिस रिप्रेजेंट करता है ओ से ए से बी से सी से डी से ई से एफ से ए. दिस रिप्रेजेंट्स योर हिस्टेरेसिस, नॉट ए बी सी डी ई एफ एंड ए. इट हिस्टेरेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए बी सी डी ई एफ एंड ए. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स योर हिस्टेरेसिस. एंड लेट मी रिपीट हिस्टेरेसिस वंस अगेन कि शेप बनती कैसे है. सी व्हाट हैपेंस इज इनिशियली वी आर एट बी इज इक्वल टू 0 एंड एच इज इक्वल टू 0. दिस इज द इनिशियल सिचुएशन. ठीक है, सो व्हेन दिस इज द सिचुएशन, व्हाट हैपेंस इज वी आर एट पॉइंट ओ, but when we place this material inside a solenoid and we start to increase the value of current, what happens is H increases, and with increase in H your B also starts to increase. And when this situation occurs, the curve starts to follow a path from O to point A, and a situation arises when the value of B has reached to its maximum value, which is known as saturation, when the material is being saturized. तो जब उससे सैचुरेशन हो गया तो आपके B की वैल्यू उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा. Since B is not increasing, H will not increase. So what happened is you reached point A, which is the point of saturation, which represents your point of saturation. And on reaching point A, what we do is we reverse the direction of current. We start to decrease the current. We start to not reverse the current. We start to decrease the current. And when we start to decrease the current, the hysteresis loop, instead of following the path AO, it starts to follow the path AB. ठीक है, and a situation arises when the value of B, a situation arises when H is equal to 0, we are at H is equal to 0 and we are at point B on y-axis. ठीक है, at this point when H is equal to 0 but B has some value, this point is known as your corrosivity. B represents the point of corrosivity, and OB, which represents the magnetic field when H is equal to 0, is known as your retentivity. And from point B we start to reverse the direction of current, and the hysteresis starts to follow the path BC, and it reaches the point C where B is equal to 0 but at H has some certain value. This is known as the point of corrosivity. And further, when we decrease the current furthermore, we reach a saturation in opposite direction, and when we start to increase the current, we follow the path D, E, F and A to form the hysteresis. Finally, इसको आपको hysteresis की ये शेप आपको देखने को मिल जाती है. ठीक है, hysteresis में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि corrosivity represents the region when B is equal to 0 but H is not equal to 0, while retentivity represents the region when H is equal to 0 and B is not equal to 0. And this kind of question can be asked for you in the final examination. ठीक है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, the area under the hysteresis represents the loss in energy. That represents a loss in energy. तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना लॉस इन एनर्जी होगा. ठीक है, तो आप उसको वहां से कर सकते हो. ठीक है, फर्दर यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग, you should remember the hysteresis curve for soft iron and steel. You should remember the hysteresis curve for a soft iron and steel. आपको वो पता होना चाहिए. ठीक है, so for soft iron the hysteresis loop is represented like this. This is the region of your hysteresis loop for your soft iron. ठीक है, this is the region of hysteresis. This is the hysteresis loop for your soft iron.
ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गई, ठीक है। एंड फॉर स्टील, स्टील के केस में जो आपका हिस्टैरिसीस लूप होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस. This is for your steel and this is for your soft iron. ठीक है, क्लियर हो गया. दिस इज फॉर स्टील एंड इसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से कर सकते हो कि किसकी कोरोसिविटी ज्यादा है, किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है. दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नो, ठीक है. एंड फर्दर लेट जस्ट यू लुक एट द यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है. दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, for making permanent magnets, and the material which is required for making the permanent magnet should have high retentivity. The material which is used for making permanent magnet should have high retentivity, high corrosivity, and high permeability. This is the requirement for making your permanent magnets. ठीक है, ये चीज आपके पास क्लियर होगी. फर्दर फेरोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग योर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. And for making electromagnet, the material must have some properties. The material should have the property of high permeability. The material should have low corrosivity. And material should have your low retentivity. And for electromagnets, remember soft iron is usually used. Soft iron is usually used. ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गई. एंड सॉफ्ट आयरन, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, सॉफ्ट आयरन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग योर ट्रांसफॉर्मर कोर्स. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. With this your chapter is complete. And I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. And tomorrow we're going to start with the numerical problems from this chapter, and we will see what kind of questions were asked in the previous examination and what is the probability of the questions that will be asked from this chapter in the NEET 2025. हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. So I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. If that's the case, please make sure that you like, share and subscribe to my channel. And if you have any queries, please feel free to ask any questions in the comment section. ठीक है, on that note, I wish you all the best and I hope you will definitely like, share and subscribe to my channel. Okay, thank you so much. Good night, bye bye, take care and best of luck.